नमस्कार दोस्तों। कल हमने पहला चैप्टर पढ़ा। आज हम दूसरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो पहले चैप्टर को हमने अच्छे से कंप्लीट किया था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अब हम दूसरे चैप्टर को देखते हैं। इसमें दूसरे चैप्टर का नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आप चैप्टर का नाम देख रहे होंगे, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट की बात करें तो आखेट का मतलब शिकारी होता है, और खाद्य संग्रह पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो पहले के लोग थे, अतीत के लोग थे, या यूं कहें कि आरंभिक मानव जो थे वो कुशल खाद्य संग्रही थे। तो दोस्तों, आखेटक यानी कि शिकारी तथा खाद्य संग्रही होने के बाद वो किस तरीके से फिर भोजन उत्पादन करने लगे, यही जो यात्रा है, इस यात्रा को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, पहला चैप्टर हमारा शुरू हुआ था रसीदा के क्वेश्चन से। उसी तरीके से दूसरा जो चैप्टर है, अध्याय 2 है, वो शुरू होता है तुषार की रेल यात्रा से। अब इस रेल यात्रा में क्या बातें हुई हैं? रेल यात्रा में ये बता रहा है कि तुषार किसी रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले से रेल की यात्रा करनी शुरू की थी। जो बस होते हैं, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं थी। तो यही सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे कि पहले के लोग जो अखेटक और खाद्य संग्रही थे, वो किस तरीके से अपने जीवन को जीते थे और किस तरीके से उनमें परिवर्तन आया, और आगे चल करके वो पशुपालक तथा यूं कहें कि अनाज उपजाने वाले किसान बन गए। देखते हैं, पहला है हमारा आरंभिक मानव आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे, है ना। तो पहला टॉपिक हमारा सवाल से शुरू होता है कि जो आरंभिक मानव है वो आखिर इधर उधर क्यों घूमते थे। तो इसमें कह रहा है कि हम उन लोग के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, है ना। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं, पिछले चैप्टर में हमने कुछ बातें सीखी थी। तो वही कह रहा है, आगे कह रहा है कि आज हम उन्हें आखेटा खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं? जो अतीत के लोग थे उन्हें किस नाम से जानते हैं? आखेटा खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इत्यादि इकट्ठा किया करते थे। आगे कह रहा है कि अखेटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, है ना। शिकारी जो होंगे उनको तो एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता होगा। तो वही कह रहा है कि इसके कई कारण थे। अब इन कारणों को हम देख लेते हैं कि जो अखेटक और खाद्य संग्रही थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे। तो इसमें तमाम जो कारण थे या वजह थे वो दिए हुए हैं। तो एक एक करके हम उन कारणों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला कारण कह रहा है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, है ना। अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो क्या होता कि जो आसपास के पौधे थे, फल और जानवर थे, उनको खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए भोजन की तलाश में उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी जो होते थे, अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। जो हिरण या मवेशी कहें तो ये अपने चारा के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों के शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे, है ना। जब जानवर ही वहां से चले जाएंगे तो शिकारियों को भी जाना पड़ेगा उनके पीछे पीछे। तो दूसरा कारण हमारा ये हो गया। अब हम तीसरे कारण को देखते हैं, है ना। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, है ना। बिल्कुल, आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनमें अलग अलग मौसम में अलग अलग पेड़ों पे फूल फल आते हैं। इसलिए लोग इनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। ठीक, तो ये 3 तरीके हो गए। चौथा कह रहा है यहाँ पे, इसको आप पॉइंट वाइज कर लीजिएगा। अगर आपके एग्जाम में आता है कि पूछा जाए कि जो पहले के जो अखेटक और खाद्य संग्रही थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घुमा करते थे, तो आप इन 4 कारणों को समझा सकते हैं। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता। बिल्कुल, पानी के बिना तो कोई नहीं जी सकता है। और पानी, आगे कह रहा है कि नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियां और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों का पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है ना। हमारे यहाँ 2 तरीके की नदियां होती हैं। एक बारहमासी नदियां होती हैं जिनमें सालों भर हमेशा पानी रहता है, और कुछ नदियां जो होती हैं सीजनल होती हैं, जिनमें कि बरसात के मौसम के बाद ही पानी मिल पाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को, जो सीजनली नदियों के किनारे बसे होंगे,
उनको जब सूखा पड़ता होगा तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता होगा। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर-उधर जाना पड़ता होगा। ठीक, तो हमने ये 4 पॉइंट्स देखे कि जो अकेटक और खाद्य संग्रही थे वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे। अब आगे देखते हैं आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। हमने पिछले चैप्टर में कुछ जानकारियां ली है, वही उसमें आगे कह रहा है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारियां कैसे मिलती हैं। तो हमने पिछले चैप्टर में पुरातत्वविदों के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अकेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो दोस्तों पुरातत्व जो थे वो खुदाई करते हैं और खुदाई करके चीज़ों को बाहर निकालते हैं और उसका स्टडी करते हैं। तो जो हमारे पुरातत्वविद हैं उनको कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग अकेटक या खाद्य संग्रह किया करते थे। तो यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। ठीक है ना, तो जो पत्थरों के औजार हैं वो आज भी हमें मिलते हैं। आगे देखें, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठा लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, है ना। तो कुछ जो पत्थर के औजार थे उनके साथ लकड़ियों के मुट्ठी लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, क्योंकि पहले तो बंदूक नहीं था, तो इन्हीं सब सारी चीज़ों से काम चलाना होता था। तो पत्थरों का उपयोग करते थे औजार बनाने के लिए। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झुपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो आपने देखा तमाम चीज़ें, लकड़ियों का उपयोग किस तरीके से किया जाता था, झोपड़ी तथा औजार बनाने के लिए किया जाता था। हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हमें 2 फिगर दिए हुए हैं। एक औजारों के फिगर दिए हुए हैं, एक औजार यहाँ पे इस तरीके का इसका आकार है, आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसमें इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, मिट्टी को खोदने के लिए, ताकि खाने योग्य जो जड़ें होती थी उनको प्राप्त किया जा सके। तो एक यहाँ पे है, ये है, देख रहे हैं यहाँ पे खुदाई कर रहा है, और दूसरा यहाँ पे है बुनाई, यानी कि वस्त्रों की सिलाई करने के लिए। तो इसका पॉइंट आप देखिए कितना नुकीला है ना। तो 2 तरीके के पत्थर यहाँ पे हमने देखे, 2 तरह के पत्थरों के औजार हमने यहाँ पे देखे। पहले के लोग जो अकेटक और खाद्य संग्रही थे वो इसका उपयोग किया करते थे। ठीक, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो कह रहा है मानचित्र को देखो, मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थल, यहाँ पे लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहां पर अकेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों इस मैप में यहाँ पे जो आपको मैप दिख रहा है, हम इसको अच्छे से देखेंगे। कह रहा है कि लाल त्रिकोण वाले वे पुरास्थल हैं जहां पर अकेटक खाद्य संग्रह के होने का प्रमाण मिलता है ना। तो जहां पे भी हमें लाल त्रिकोण मिलेंगे वहां पे अकेटक और खाद्य संग्रह हुआ करते थे, रहा करते थे। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर अकेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में कुछ गिने चुने स्थानीय चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं, है ना। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई पुरास्थल जो है वो नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। शिकारियों को 2 चीज़ों की जरूरत होती थी। जो पहले के लोग थे अकेटक और खाद्य संग्रही, उनको 2 चीज़ों की जरूरत होती थी। एक कि उनको पत्थर अच्छे मिले ताकि औजार बना सके, और पानी मिले जिनसे कि वो अपनी जीविका चला सके। तो ये 2 चीज़ों को ध्यान रखते थे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उनमें मैप देखने को बोला जा रहा था, अब यहाँ पे मैप को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं ब्लू स्क्वायर में ये बुर्ज होम है, यहाँ पे मेहरगढ़ है। इन दोनों को देख लीजिएगा क्योंकि इसके बारे में हमें आगे पढ़ना है। तो मेहरगढ़ और बुर्ज होम कहाँ पे पड़ रहा है, आज के जम्मू कश्मीर में, और मेहरगढ़ जो है वो पाकिस्तान में पड़ रहा है। अब हमें लाल त्रिकोण वालों को देखने को कह रहा था, तो लाल त्रिकोण वाले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको भीमबेटका दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए लाल त्रिकोण वाला एक यहाँ पे है भीमबेटका, एक यहाँ पे है हुंगसी, और यहाँ पे है कुरनूल गुफाएं। तो ये जो लाल त्रिकोण में आपको दिख रहा है ये सारी की सारी कैसी स्थल है, ये पूरा पसाणी पूरा स्थल है ना। इसमें जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब के सब किसी अलग अलग काल के पुरास्थल हैं। तो जो लाल त्रिकोण वाले हैं वो पूरा पसाणी काल के पुरास्थल हैं। अब ये पूरा पसाणी काल, पूरा पसाणी पुरास्थल, नवपसाणी पुरास्थल और मध्य पसाणिक स्थल, और इनको हम काल में भी पढ़ सकते हैं, पूरा पौराणिक युग, नवपसाणिक युग और महापसाणिक युग। तो ये क्या होते हैं इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से जो स्थल हैं वो किस काल के हैं। तो यहाँ पे देखिए भीमबेटका जो है वो पूरा पौराणिक काल का है,
हुंसी है और कुरनूल है। हमें लाल त्रिकोण वालों को देखने को बोल रहा था, तो हमने ये सारे लाल चीजों को देखा, लाल त्रिकोण वाली जगहों को। यहाँ पे भीमबेटका को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वहीं हुंसी है, कुरनूल की गुफाएं हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे बिहार है, बिहार में जो चिरांद है, यहाँ पे भी हमें नवपसाणी युग के स्थल मिलते हैं। कोल्डिहवा हो गया, महागढ़ महागढ़ा हो गया, और कुछ और जगहों की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आरंभिक गांव थे, जैसे कि यहाँ पे इमाम गांव जो है ये आरंभिक गांव है। उसी तरीके से आधुनिक नगर की बात करें तो यहाँ पे मुंबई देख सकते हैं, कोलकाता देख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें इसमें आप इसको देख लीजिएगा और अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आइए अब हम इसके आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है, आगे क्या दिया हुआ है हमारे चैप्टर में। दोस्तों आगे कह रहा है कि चूंकि पत्थरों के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगहों को ढूंढा करते थे, रहने के लिए ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ पे अच्छे पत्थर मिल सके, है ना। तो आपने देखा कि जो अकेटक और खाल संग्रही होते थे वो पत्थरों का उपयोग करते थे औजार बनाने के लिए, है ना। तो अगर उन्हें औजार बनाना हो तो उन्हें अच्छे पत्थर चाहिए। अच्छे पत्थरों के लिए वो क्या करते थे कि वैसी जगह का चुनाव करते थे रहने के लिए जहाँ पे उन्हें अच्छे पत्थर मिल सकें, ताकि वो औजार बना सकें और अपनी जीविका या जो कहें कि जो उनकी जरूरतें थी उसको पूरा कर सकें। अब यहाँ पे देखिए भीमबेटका का हमने जिक्र किया था, यहाँ पे भीमबेटका के बारे में बात भी कर रहा है, जो कि आधुनिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के जो नर्मदा घाटी है उसके पास में है। तो नर्मदा जो घाटी है वहां पे आप देखेंगे कि विंध्या की पहाड़ियां भी हैं, तो पहाड़ियां भी हो गई और साथ ही साथ जो नर्मदा नदी है तो इसके पास पानी भी है। तो लोग ऐसे ही जगहों का चुनाव करते थे जहाँ पे कि दोनों चीजें मिल सके। दोनों चीजें मतलब पत्थर और पानी। अब यहाँ पे देखिए एक चित्र दिखाया गया है, शैल चित्रकला। इसमें पूछ रहा है कि इसमें हमें क्या पता चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक मनुष्य है जो कि एक जानवर का पीछा कर रहा है, और ये जानवर देखने में क्या लग रहा है, लग रहा है कि हिरण हो। तो यहाँ पे पीछा कर रहा है, उसका शिकार कर रहा है। इसमें कह रहा है कि जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों आगे हमारा पूरा स्थल। तो हमने ऊपर मैप में कई प्रकार के पूरा स्थलें देखी, तो उन्हें आखिर पूरा स्थल होते क्या हैं तो उसको हम समझ लेते हैं। कह रहा है कि पूरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, है ना। तो पूरा स्थल किसे कहते हैं, जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए, मतलब जो ऐसी वस्तुएं थी जैसे कि बर्तन, औजार और इमारतें, इनका निर्माण लोग अपने काम के लिए किया करते थे और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़कर चले गए। ये जमीन के ऊपर कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदियों के तल में भी पाए जाते हैं। अब इन पूरा स्थलों के बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो पूरा स्थल वो स्थल है जहां पर औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है आग की खोज, है ना। आग की खोज के बारे में बात कर रहा है। तो देखें आग की खोज के बारे में क्या दिया हुआ है। आग की खोज की बात करें यहाँ पे तो कह रहा है कि मानचित्र 2 में हमने कुरनूल की गुफा देखा है ना, जो कि पूरा पसाणी काल का स्थल है। तो कुरनूल गुफा का कह रहा है, यहीं पे जिक्र किया हुआ है कुरनूल गुफा, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। तो जो कुरनूल गुफा था वहां पे क्या मिला हुआ है, राख के अवशेष मिले हैं। तो इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, है ना। तो जो अगर राख के अवशेष मिलते हैं तो इसे हम कह सकते हैं कि पहले के लोग आग जलाना भी सीख गए थे। वो आग का इस्तेमाल किस तरीके से करते होंगे, आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए तथा खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। तो आग का खोज भी पहले कर लिया गया था और उसका उपयोग भी किस तरीके से किया जा रहा था हमने देखा, प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए तथा खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, है ना। अब आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। आगे है नाम और तिथियां, है ना, नाम और तिथियां। तो कह रहा है दोस्तों कि जिस नाम और तिथियों में क्या कह रहा है, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आपने देखा भी कि पूरा पसाणी काल, मध्य पसाणी काल और नव पसाणी काल, ये बड़े बड़े नाम रखे गए हैं। तो उसी के बारे में बात कर रहा है। आरंभिक काल को वे पूरा पसाणी काल कहते हैं, पूरा पसाण काल कहते हैं। यह 2 अक्षरों किन किन शब्दों से बना है। पूरा मतलब क्या होता है, प्राचीन, और पसाण मतलब पत्थर।
वही कह रहा है कि दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों और औजारों के महत्व को बताता है। तो जिस तरीके के नाम है उस तरीके के उस समय के जो औजार थे उनके महत्व को बताता है, उसी के आधार पर रखा गया है। पूरा पाषाण काल, अब देखिए पूरा पाषाण काल का जो टाइम फ्रेम था वो क्या था। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल, है ना, 20 लाख साल से पहले, 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान की मानी जाती है। तो इस लाइन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि पूरा पाषाण काल का जो टाइम फ्रेम था वो क्या था, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। इस काल में अब देखिए आगे कह रहा है कि इस काल को भी लोगों ने, जो इतिहासकार है, उनको 3 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है ना, तो इनको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। आगे है मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई है। दोस्तों आज तक जो हमारा इतिहास है उसका 99% जो हमारा हिस्ट्री है या इतिहास है या जो कहानियां या जो घटनाएं घटी हैं वो इन्हीं पूरा पाषाण काल में ही घटी हुई हैं। और इन्हीं तीनों को हम जैसे कि पूरा पाषाण को 3 भाग में बांट रहे हैं तो इन्हीं में ही घटी हुई हैं। आगे देखें तो कह रहा है कि जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं, है ना। तो जिस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसको हम मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय 12,000 साल से लेकर के कब तक है? इसका समय 12,000 साल से 10,000 साल तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। जो मध्य पाषाण युग था उसके औजार क्या होते थे? पूरा पाषाण युग के जो तुलनात्मक हैं या पूरा पाषाण युग के जो औजार थे उनकी अपेक्षा छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ, इन औजारों को क्या बोला जाता है? माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर हांसी और आरी जैसे औजार बनाए मिलते हैं, है ना। तो जो औजार थे इनमें हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगा करके इनको हांसी और आरी जैसे औजार बनाए जाते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे, है ना। तो पाषाण युग के औजार भी बनाए जाते रहे और साथ ही साथ जो मध्य पाषाण युग के औजार थे इनको भी बनाया जाता रहा। आगे कह रहा है कि अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। तो 3 काल हमने देखे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इनको युग में कहें तो पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग। तो नव पाषाण युग कब से शुरू होता है? यहाँ पे आपने देखा कि मध्य पाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल तक है, तो उसके बाद ही शुरू होगा। तो 10,000 साल से 10,000 साल पहले से होती है ना। तो नव पाषाण युग की जो शुरुआत होती है वो लगभग 10,000 साल पहले से होती है, इसे नव पाषाण युग कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है हमारा बदलती जलवायु। तो इसमें कह रहा है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु बदलाव आए, है ना। दुनिया में लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। अब जलवायु बदलाव होने के साथ साथ क्या हुआ कि गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। जलवायु बदलाव हुए, गर्मी बढ़ने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई क्षेत्रों में घास के मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बरसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। ठीक है, तो घास के मैदान बनने के चलते क्या हुआ कि वैसे जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जिनकी जो कि घास खाकर यानी शाकाहारी होते थे, घास खाकर जिंदा रहते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतें और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। आगे कह रहा है कि खेती और पशुपालन की शुरुआत। दोस्तों शिकार करने और भोजन का संग्रह करने के बाद किस तरीके से खेती और पशुपालन की शुरुआत होती है, तो यही पढ़ने वाले हैं हम। कह रहा है कि इस दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। ठीक है, प्राकृतिक रूप से गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे अभी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। तो उन्होंने भोजन के लिए इसे बटोरना शुरू कर दिया होगा और सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा, है ना। तो ये सीखते सीखते क्या होंगे, आगे चल करके उसको पैदा करना भी सीख लिए होंगे। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। तो कृषक किस तरीके से बने होंगे आपने यहाँ पे देखा। अब आगे देखते हैं इसमें
इसी तरीके से लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा, है ना। कृषक किस तरीके से बन गए हमने देखा। अब आगे किस तरीके से कह रहा है कि पशुपालक बने होंगे, तो उसको हम यहाँ पे समझ रहे हैं। क्यों कि अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो दोस्तों ये चीजें जो हैं बहुत बार एग्जाम में पूछी गई हैं कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो कुत्ते थे, कुत्तों को सबसे पहले पालतू बनाया गया था। क्या है कि पहले के लोग जंगलों में रहते थे, हम शिकारियों और खाद्य संग्रहियों की बात कर रहे हैं, तो जंगलों में रहते थे। तो जंगल में के जो कुत्ते थे, मतलब जो कुत्ते थे, उनके जंगली पूर्वजों को ही पालतू बनाया गया था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज्यादातर घास खाते थे। तो ज्यादातर जो शाकाहारी जानवर थे उनको ही पालतू बनाया गया। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से उनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए, है ना। तो हमने दो चीजें देखी कि किस तरीके से कृषक बने और फिर हमने देखा कि किस तरीके से पशुपालक बने। दोनों चीजें हो गई। अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है इसमें। आगे है घरेलूकरण की प्रक्रिया, है ना। ये घरेलूकरण की प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि लोगों के द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। ठीक है, लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली जानवरों तथा जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का चयन लोग करते हैं ना। तो लोग समझबूझ के साथ चयन करते हैं। इसके चलते क्या होता है कि जो जंगली जानवर या पौधे हैं वो जिनका हम उपयोग करते हैं वो उनसे अलग होते हैं या भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे या जानवरों का चयन करते हैं, किस तरीके के पौधे और जानवरों का चयन करते हैं, जिनके बीमार होने की संभावना कम हो, है ना। तो जिन्हें बीमार होने की संभावना कम होती है उनका चयन करते हैं। आगे कह रहा है कि यही नहीं, लोग उन पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। देखा आपने किस तरीके के पौधों का चुनाव करते हैं, जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही साथ जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के दानों के भार को संभाल सकें। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका कि लोग देख करके उस पौधे का चयन करते हैं। ऐसे पौधे के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। आज भी ये काम होती है, जो पिछला अनाज होता है, जो हमारा फसल अच्छा होता है, उसके बीज को हम संभाल के रखते हैं ताकि आगे हम उसको फिर से उगा सकें। अब आगे कह रहे हैं कि उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। किस तरीके के जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता है, जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, है ना। जो पालतू जानवर होते हैं उनके दांत और सींग कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ पे आप दो फिगर देख रहे हैं, ये सुअर के दांत का फिगर है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जंगली है और कौन सा पालतू है। तो जिसके दांत छोटे होंगे वो पालतू होगा और जिसके दांत बड़े होंगे वो जंगली होगा। तो ये जंगली हो गया, है ना। तो ये चीजें हो गई। अब हम आगे देखें तो आगे कह रहा है कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। ठीक है, तो पहले के लोगों ने अच्छे पौधों का चुनाव किया, जिसके चलते कि आज हम उसको अपना करके आज भी उसके वजह के चलते हम भोजन पाते हैं। अब आगे कह रहा है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में कौन कौन से फसल आते हैं, गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी प्रकार सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। अब आगे कह रहा है नवीन जीवन शैली। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहले के लोग थे वो क्या थे, शिकारी थे और खाद्य संग्रही थे। अब उनकी जीवन बदलते जा रही है। हमने देखा कि किस तरीके से कृषक बने, किस तरीके से पशुपालक बने। तो जो नवीन जीवन शैली थी हम उसको इसमें पढ़ने वाले हैं। नवीन जीवन शैली में क्या पढ़ेंगे हम, कह रहा है कि तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है ना। किसी पौधे को अगर हम बोते हैं तो उसके विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें क्या लग सकता है, कुछ दिन, कुछ महीने या फिर साल लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधा उगाने लगे तो इनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने,
जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था, है ना। तो किस तरीके से किस तरीके का नवीन जीवन शैली था हम देख रहे हैं यहाँ पे। आगे कह रहा है कि अनाज का उपयोग, अनाज को भोजन और बीज दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक है ना दोस्तों, क्योंकि सीजन में होते थे तो इनको अगले सीजन तक बचा कर रखना जरूरी होता था। और इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता था, भोजन और बीज दोनों के रूप में। इसीलिए लोग इसके भंडारण की बात तो बचा करके रखना होता था, तो इसके चलते क्या हुआ कि इसीलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। अब यहाँ पे देखिए अनाज के उपयोग का कह रहा है कि अनाज का उपयोग पहले के लोग किस तरीके से करते थे, तो बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के लिए तथा भंडारण के लिए। तो इन तमाम चीजों के लिए लोग जो अनाज था उसका उपयोग करते थे और उसका भंडारण करते थे। कह रहा है कि बहुत से इलाकों, आगे देखें हम तो कह रहा है कि बहुत से इलाकों, आगे है, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी। क्या क्या किया गया भंडारण के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाए गए, टोकरियां बुनी गई, या फिर जमीन में गड्ढा खोदा गया। तो ये सब किस लिए किया गया, जो अनाज थे उनके भंडारण के लिए। अब आगे देखें हम, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि जो जानवर थे वो क्या थे, चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। अब देखिए जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है। दोस्तों जानवरों से हम क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है ना। तो जानवरों से हमें दूध भी मिलता है, साथ ही साथ हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पशुपालन है वो एक भोजन के भंडारण का तरीका है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। इतने चीजें हमने देखा इस चैप्टर में। आगे कह रहा है कि आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। तो थोड़ा पहले के जो आरंभिक कृषक और पशुपालक थे उनके बारे में जानने की बातें यहाँ पे हो रही हैं। मानचित्र 2 देखने को कह रहा है, यहाँ पे हमने देखा है। कह रहा है कि क्या तुम्हें नीले वर्ग दिख रहे हैं। तो हमने कुछ नीले वर्ग देखे उसमें, है ना। कह रहा है कि पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, है ना दोस्तों। तो जो हमने ऊपर मैप में देखा था नीले वर्ग, उसमें क्या कह रहा है कि पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं, है ना। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं, आपने देखा भी है, जैसे बुर्जहोम हो गया, मेहरगढ़ हो गया। तो ये सारी चीजें क्या थी, हमें मिली है मैप में देखने को। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अब आगे क्या कह रहा है कि वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। तो वास्तव में ये जो स्थान है यहाँ पशुपालक और कृषक थे उनकी बस्तियां थी या नहीं, इसके लिए जो वैज्ञानिक हैं खुदाई करते हैं और खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। जो रोचक चीजें हैं वो क्या हैं, जले हुए अनाज के अवशेष हैं, जिससे कि हमें पता चल सकता है कि जो ये इस स्थान पर रहने वाले लोग थे, क्या वो वाकई में कृषक और पशुपालक थे या नहीं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे, है ना। तो क्या कह रहा है कि ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। अब आगे कह रहा है कि वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरीके से हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। तो वैज्ञानिकों को क्या मिले हैं, जले हुए अनाज के दाने मिले हैं, जिसको कि वैज्ञानिक पहचान सकते हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों का भी पहचान कर सकते हैं ना। तो उससे ये पता चलता होगा कि किस तरीके के जानवरों को पालतू बनाया गया होगा या किस तरीके के जानवरों को पहले के जो लोग होंगे वो खाते होंगे। अब आगे है दोस्तों अस्थायी जीवन की ओर, है ना। पशुपालक हो गए, कृषक हो गए, तो उनकी जीवन क्या हो गई, अस्थायी हो गई। तो किस तरीके से उनकी जीवन अस्थायी हुई, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। हेडिंग है हमारा अस्थायी जीवन की ओर। तो इसको पढ़े हम तो क्या मिलता है, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ी और घरों के निशान मिले, है ना।
कुछ पूरा स्थल जो है वहां पे क्या मिला है, झोपड़ी और घरों के निशान, मतलब कि लोग वहां रहने लगे, यानी कि उनका जीवन स्थायी हो गया। जैसे कि बुर्जहोम हमने देखा ऊपर, बुर्जहोम जो कि वर्तमान के कश्मीर में है। तो वही कह रहा है कि जैसे कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। बुर्जहोम के लोग कहाँ रहते थे, जो कि कश्मीर में रहते थे, तो किस तरीके से रहते थे, गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। गड्ढे के नीचे घर बनाने को क्या बोला जाता है, गर्तवास कहा जाता है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी, है ना। इससे क्या मिलता होगा, ठंड के मौसम में उन्हें सुरक्षा मिलता होगा। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर आग जलाने की अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे, है ना। तो क्या करते होंगे, मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। अब आगे कह रहा है कि बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है ना दोस्तों। तो जो पहले के पाषाण औजार थे उनसे जो यहाँ बुर्जहों में मिले हैं वो भिन्न थे, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। तो भिन्न थे तो इसको हम नवपाषाण युग का मान लिए। अब आगे कह रहा है कि इनमें से वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई गई थी। तो जो यहाँ पे बुर्जहोम में कहें या नवपाषाण युग के जो औजार थे उनको और अधिक पैना किया गया था। किस तरीके से, पॉलिश चढ़ा करके उनको पैना किया गया था। आगे कह रहा है कि ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। वहां पे ओखली और मुसल भी मिले जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता था, अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी हमारे घरों में ओखली और मुसल का प्रयोग किया जाता है जो पहले के लोग यूज करते थे। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो पहले के जो औजार थे पत्थरों के होते थे, साथ ही साथ कुछ हड्डियों के भी बनाए जाते थे। अब यहाँ पे दिखा रहा है आपको नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 उपकरण आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ये 4 उपकरण दिखाई दे रहे हैं जो कि नवपाषाण युग के हैं। तो किस तरीके के अलग अलग 4 उपकरण हैं नवपाषाण युग के, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं आगे का हमारा क्या टॉपिक है। उसी में दोस्तों बात कर रहा है कि नवपाषाण युग के पूरा स्थल से कई प्रकार के मिट्टी के, अब हमें अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं नवपाषाण युग, क्योंकि जो आखेटक और खाद्य संग्रही थे वो क्या थे, पूरा पाषाण युग से थे, और वो धीरे धीरे चल करके उनमें बदलाव आते गए, उनकी जीवन शैली बदलती गई, और आखेटक और खाद्य संग्रही से फिर वो क्या चले, वो आगे चल करके किसान और पशुपालक बन गए। तो उस तरीके तो इस युग को हम क्या बोलते हैं, नवपाषाण युग बोलते हैं। तो नवपाषाण युग की जो हम कुछ चीजें देख रहे हैं, कुछ औजार देखे हमने, और भी उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो वही कह रहा है कि नवपाषाण युग के पूरा स्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं ना। नवपाषाण युग के जो पूरा स्थल उनसे वहां से हमें मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इस पर अलंकरण भी किया गया है। तो जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर कुछ अलंकरण भी किया गया है, सजावट भी की गई है, कुछ पॉलिश भी किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था, है ना। तो नवपाषाण युग के जो बर्तन हैं, मिट्टी के बर्तन, उनका उपयोग किस लिए किया जाता था, चीजों को रखने के लिए, या यूं कहें कि अनाजों के भंडारण के लिए। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए करने लगे। धीरे धीरे क्या हुआ कि बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी होने लगा। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पूरा पाषाण युग से लेकर के नवपाषाण युग तक आते आते किस तरीके से लोगों का जीवन स्तर बदलता चला गया। पहले के लोग शिकारी थे, खाद्य संग्रही थे। अब नवपाषाण युग तक आते आते वो कुशल जो संग्राहक थे वहां से बदल करके किसान और पशुपालक बन गए। साथ ही साथ उनके आहार जो थे वो उनमें भी बदलाव आया। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज का जो थे वो आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए, और साथ ही साथ वो कपड़े भी बुनकर पहनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे, है ना। तो आप कपड़े बनाने के लिए कपास जैसे पौधे भी उपजाए जाने लगे। तो किस तरीके से जीवन में बदलाव आया आप ये देख सकते हैं। ये क्या कह रहा है कि क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे, ऐसी बात नहीं है।
अब आगे इसी में कह रहा है कि एक तरफ जहां कई स्थानों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिए, है ना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि खेती और पशुपालन को अपना लिए, और कुछ लोग जो थे वो उसी तरीके से शिकार और भोजन संग्रहण करते रहे, और कुछ लोग हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे अपने आप को बदल करके खेती और पशुपालन में ढाल लिए। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये मिल गया कि बहुत जगह पे लोग मौसम के अनुसार बदल बदल करके, जो मौसम जैसे बदलते रहते हैं उस तरीके से बदल बदल करके अपनी जीविका चलाया करते थे। अब हम यहाँ पे दो पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक है मेहरगढ़ का, है ना। तो यहाँ पे मेहरगढ़ के बारे में हमने देखा था ऊपर मैप में, जो कि पाकिस्तान के एरिया में पड़ता है। तो उसी के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि मेहरगढ़ के जो लोग थे, जो वहाँ की संस्कृति सभ्यता थी, वो किस तरीके से थी, किस तरीके के वहाँ पे घर मिलते थे, और किस तरीके से लोगों का जीवन मृत्यु का जो भी डाटा था वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आइए एक सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मानचित्र 2 हमने देखा है, मेहरगढ़ को ढूंढ लिया था, हमने देख लिया था। तो कह रहा है कि यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंद दर्रे, है ना। ईरान जाने के लिए रास्ते में हमें क्या पड़ता है, बुलंद दर्रा पड़ता है। तो बुलंद दर्रे के आसपास एक हरा भरा समतल स्थान है। जो मेहरगढ़ है वो बुलंद दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, है ना। तो मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं जौ उगाना सीखा और साथ ही साथ भेड़ बकरी पालना सीखा। और क्या बता रहा है, यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरी जैसे जानवरों की भी हड्डियां मिली हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर, यहाँ पे देख सकते हैं, चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। तो मेहरगढ़ के घर जो मेहरगढ़ है वहां के घर किस प्रकार के होते थे, चौकोर तथा आयताकार होते थे। आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हैं अच्छे से। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे मिलते हैं। कितने, 4 या उससे ज्यादा कमरे मिलते हैं, जिनमें कुछ जो घर थे उसका संभवतः उपयोग किया जाता था भंडारण के लिए, है ना। जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4 दिखाए गए हैं। और भी जो घर होते थे उसमें कुछ और भी घर हो सकते हैं, 4 या उससे ज्यादा कई घर मिलते थे। तो जो 1-2 घर होते थे उसका उपयोग किया जाता था भंडारण के लिए। जो अनाज थे उनका भंडारण करने के लिए भी यूज किया जाता था उन्हीं घरों का। आगे है कि मृत्यु के बाद, जो हम मेहरगढ़ की बातें कर रहे हैं, तो हमने घर देखा उनके और खान पान देखा। अब आगे कह रहा है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उनके प्रति सम्मान जताते थे। तो पहले मेहरगढ़ के लोगों में भी ये चीजें थी कि अगर उनके सगे संबंधियों की मृत्यु होती है तो उनके प्रति वो सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होती है। अब दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये बहुत पुरानी आस्था है कि मर जाने के बाद भी जीवन होते हैं, है ना। अगला जीवन लेता है, पुनर्जन्म होता है। तो ये सारी जो अवधारणाएं हैं ये मेहरगढ़ के लोगों में भी थी। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे, है ना। तो अगर ये आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन है तो उस जीवन को जीने के लिए कुछ सामान भी होने चाहिए। तो इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब आगे देखें थोड़ा, इसमें कह रहा है कि मेहरगढ़ में कई कब्रें मिली हैं, है ना। एक कब्र में, मेहरगढ़ में कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक चित्र दिया गया है मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मानव कंकाल है और इसके साथ साथ बकरी को भी दफनाया गया है ना। तो ये सारी चीजें थी इस चैप्टर की। हमने बहुत सारी चीजें कवर की इसमें। हमने देखा कि किस तरीके से लोग जो पहले के आखेटक और खास संग्रही थे उनका जीवन किस तरीके से सालों के दरमियान बदलता गया, और शिकार और क्या बोलते हैं, सारे के सारे नहीं लेकिन कुछ उसमें से बदल करके शिकारी और खाद्य संग्रही होने से बदल करके अपने आप को पशुपालक और
कृषक बन गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। तो दोस्तों आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, कल पढ़ेंगे हम लोग जो इसका थर्ड चैप्टर है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।